दोस्तों नमस्कार। जालन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह मैंने अखबारों में एक खबर पढ़ी। मध्य प्रदेश पुलिस के एक बहुत ही जाबाज पुलिस अफसर बहुत ही जाबाज अफसर विजय रमन के निधन की। विजय रमन रिटायर हो चुके थे। 1975 बैच के आईपीएस अफसर थे। कैंसर की बीमारी से दोनों पीड़ित थे। पुणे में उनका इलाज चल रहा था। वहीं उन्होंने कल अंतिम सांस ली। विजय रमन के साथ मेरी पत्रकारिता जीवन की शुरू की स्मृतियाँ वाबस्ता है। विजय रमन उस समय भिंड के एसपी हुआ करते थे। भिंड जो चंबल के इलाके में आता है, भिंड जिला, और चंबल के इलाके में उन दिनों चंबल का इलाका उन दिनों डकैतों के आतंक से थर्राया हुआ था। मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो मिला जुला जो सीमावर्ती इलाका है वो इस चंबल के इलाके के दायरे में आता है। और उस समय पे जो सबसे बड़ा गिरोह था वो मलखान सिंह का गिरोह था। उस समय के हिसाब से 1 लाख रुपए का इनाम था, जो बहुत बड़ा इनाम हुआ करता था। और उसकी जो है जो मलखान सिंह की थी, उनकी इस रूप में उनकी ख्याति थी कि एक तरह से ख्याति है या अब ख्याति जो भी कहें, वो उनकी इस रूप में थी कि उनके गिरोह का पुलिस सामना करने का साहस नहीं कर पाती थी। जहाँ उनका मूवमेंट होता था पुलिस वहाँ से भाग जाती थी। कितनी भी फोर्स भेजी जाए, कितना भी पीएसी एसएफ भेजी गई, लेकिन उनसे टक्कर लेने का मौका आया तो पुलिस किनारा कर गई। ऐसे दौर में 80-81 में भिंड जिले की कमान युवातम अफसर विजय रमन को सौंपी गई। और विजय रमन ने कहा कि पुलिस का जो मनोबल फिर से कायम करने के लिए वो खुद मुठभेड़ का नेतृत्व करते हुए मलखान सिंह जैसे गिरोहों का सामना करेंगे खुद। ये उन्होंने निश्चय किया और इसके अनुरूप उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले तो पान सिंह तोमर के गिरोह का सफाया किया। पान सिंह तोमर जो कि बहुत बड़े एथलीट थे और उनकी कहानी एक फिल्म के माध्यम से सबके सामने आ चुकी है। तो उनका सफाया करने का, उनका गिरोह समेत सफाया करने का श्रेय भी विजय रमन को। इसके बाद में विजय रमन लगातार इस ताक में रहे कि मलखान सिंह के गिरोह से कैसे वो सामना करें, और उनकी हसरत बड़ी जल्दी ही पूरी हो गई। एक बार उनका और मलखान सिंह का गिरोह का सामना हुआ। मलखान सिंह के गिरोह में 80 लोग थे। अपेक्षाकृत जो फोर्स था पुलिस का वो बहुत कम था, लेकिन विजय रमन ने सामना किया, गोली चलाई, और उस गोली चलाने में कम होते हुए भी पुलिस फोर्स के सामने पहली बार ऐसा हुआ कि मलखान सिंह के गिरोह को मलखान सिंह को पीछे हटना पड़ा। और उसके बाद में उनकी उस गिरोह पे ऐसी धाक जम गई कि मलखान सिंह एक तरह से डर गए, और मलखान सिंह को ये लगा कि इनके रहते हुए तो जो है विजय रमन के रहते हुए तो वो अपने तमाम सारे संकल्प जो लेके बीहड़ में कूदे हैं, उनको प्रतिशोध लेना था अपने गांव के तत्कालीन सरपंच कैलाश पंडित से। तो वो प्रतिशोध को पूरे किए बिना ही कहीं से उनका खात्मा ना हो जाए। मलखान सिंह को पुलिस एक बड़ा बदनाम डकैत घोषित करती हो, लेकिन मलखान सिंह के साथ में दूसरा मलखान सिंह के साथ पुलिस को काम करने में एक परेशानी ये भी थी कि मलखान सिंह की लोगों के बीच में बड़ी लोकप्रियता, आम लोगों के बीच में, गरीब जनता के बीच में। वो उनको अपना मसीहा समझती थी पुलिस के द्वारा उन्हें बदनाम डकैत घोषित करने के बावजूद। और मलखान सिंह भी बड़े उसूल वाले थे उस समय तो, बल्कि चंबल में डकैतों की परंपरा ही थी कि वो अपने को बागी कहते थे और उसूलों का बड़ा निर्वाह करते थे। एक बार किस्सा कहा जाता था कि एक बार कैलाश पंडित की जो उनके मुख्य दुश्मन थे, उनकी लड़की ससुराल से गांव आ रही थी। उनका गांव था उमरी थाने का, भिंड जिले के उमरी थाने का बिलाव। रास्ते में उनके गिरोह के लोगों ने मलखान सिंह के देख लिया, उस कैलाश पंडित की लड़की को उन्होंने रोक लिया। इसी बीच में मलखान सिंह को पता चल गया। वो आए और उन्होंने पूरे गिरोह को डांटा और उनकी कैलाश पंडित की लड़की के पैर छुए और ये कहा कि मेरी दुश्मनी कैलाश पंडित से है, लेकिन तुम उनकी बिटिया हो और मेरे पूरे गांव की बिटिया हो और मेरी भी बिटिया हो। ये बदतमीजी हमारे गिरोह के लोगों ने साथ कर दी। उन्होंने उनको नज़र देने की कोशिश भी की। कहा तो यह जाता है कि
उन्होंने स्वीकार कर लिया था मलखान सिंह के काफ़ी मेहनत करने पर नज़र। लेकिन जो भी हो, पर ये मलखान सिंह का एक किरदार था। मलखान सिंह वैसे भी किसी औरत को बेइज्जत करने का काम अपने गिरोह के लोगों को नहीं करने देता था, किसी बच्चे का अपहरण नहीं करने देते थे मलखान सिंह, और बड़े सेठों को लूटते थे, बड़े सेठों की का पकड़ करके फिरौती वसूल करते थे, और उसके बदले जनता में लोकप्रिय होने के लिए गरीबों की कन्याओं की शादी का खर्चा उठाते थे। अगर भुखमरी के हालात में किसी के यहाँ, तो उसके यहाँ अनाज पहुँचाते थे, हर तरीके से उसकी एक मदद करते थे। तो जनता के बीच में मलखान सिंह की के प्रति ज़्यादा आस्था थी पुलिस की बजाय, तो पुलिस के लिए ये काम करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने बताया कि पुलिस, जब विजय रमन ने उनके साथ में मलखान सिंह के गिरोह के साथ आमने सामने टक्कर ली, तो मलखान सिंह का हौसला टूट गया, और मलखान सिंह को लगा कि डकैत की ज़िंदगी, जैसा वो सुनते आ रहे थे कि उसकी ज़िंदगी आखिरी में बुरी मौत मरना है पुलिस के हाथ, तो मेरे साथ में भी वही सब कुछ होगा। तो मलखान सिंह ये कोशिश कर रहे थे कि कोई मिल जाए उन्हें, और सरकार भी बड़ी लालायत होगी कि अगर वो उनकी आत्मसमर्पण की फरियाद सरकार तक पहुंचा सके, और तो सरकार तैयार हो ही जाएगी, उन्हें आत्मसमर्पण का मौका मिल जाएगा, तो ज़िंदगी तो बची जाएगी। उन्हीं दिनों नक्सलियों पर किताब लिखने के लिए एक मशहूर पत्रकार थे कल्याण मुखर्जी, उनके साथी प्रशांत पंजार, और एक और साथी थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उनकी पेंगुइन पॉकेट बुक्स पर नक्सलियों के बारे में लिखी किताब छपी थी, और बेस्ट सेलर पूरी दुनिया में वो किताब मानी गई थी। तो वो जो है वो चंबल के डकैतों के बारे में भी एक स्टोरी लिखने के लिए चंबल के इलाके में आई, और उन दिनों एक चंबल के इलाके की एक देसी रियासत के पूर्व राजा जो है, उनका भी मलखान सिंह के साथ में बड़ा नज़दीकी संबंध था। उन्होंने उन राजा साहब के जरिए मलखान सिंह से प्रयास किया कि मेरी मुलाकात हो जाए, और राजा साहब ने उनकी मुलाकात की। मलखान सिंह ने उन्होंने तमाम सारी किस्से पूछे, वो सारे किस्से तो अपनी बताई, लेकिन साथ साथ में उनसे एक फरियाद भी की पत्रकारों से कि आप किसी तरीके से मुख्यमंत्री से मिलिए, इतना पुलिस पे उन्हें हमारे गिरोह की सफाई के लिए इतना खर्चा करना पड़ रहा है, इतनी मुसीबतें उठानी पड़ रही पुलिस को, कई लोग पुलिस के मारे भी गए हैं हमारे सामने मुठभेड़ में, तो हमें हमारी कुछ शर्तें पूरी कर दें, हम उनके सामने हथियार डाल देंगे, उनको भी पूरा देश में, पूरी देश दुनिया में उनका भी नाम हो जाएगा। कल्याण मुखर्जी ने कहा कोशिश करके, कल्याण मुखर्जी उनकी फरियाद लेके, जो समय मद्रास के मुख्यमंत्री थे, उनको जो है अर्जुन सिंह से मिले। उन्हें ये प्रस्ताव बहुत लुभावना लगा। उन्हें लगा कि मलखान सिंह जैसे गिरोह का, जिसको 3 राज्यों की पुलिस और सरकार जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, वो हथियार डालेगा मेरे सामने, कैसी भी परिस्थितियाँ, कैसी भी शर्तों से हथियार डाले, तो मुझे कितनी क्रेडिट मिलेगी इस बात के लिए। कांग्रेस हाईकमान के सामने भी मेरा दर्जा ऊंचा हो जाएगा, हाईकमान में भी मेरा दर्जा बढ़ जाएगा, और पूरी देश दुनिया में जो नाम होगा वो अलग होगा। तो वो तैयार हो गए। तो मलखान सिंह ने पहली शर्त तो उनके सामने जो रखी थी, वो रोचक शर्त थी। पहली शर्त ये थी कि जो भिंड का एसपी है विजय रमन, इसका ट्रांसफ़र इतनी दूर किया जाए कि ये एक दिन में भिंड वापस ना आ पाए वहाँ से। उन दिनों छत्तीसगढ़ अलग बड़ा नहीं था, वैसे भी आज भी मध्य प्रदेश देश का के बहुत बड़े राज्यों में से, और उस समय तो देश का बहुत बड़ा राज्य था ही, छत्तीसगढ़ उसी में था। तो अर्जुन सिंह ने देखा, लेकिन अर्जुन सिंह भी इस बात से परिचित थे कि विजय रमन की साख एक अलग तरीके की, एक अलग तरीके के पुलिस अफसर की पहचान है। अगर इनको हटाऊंगा तो इसको लेके मुझे आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो रायपुर, जो छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गया, कि रायपुर मध्य प्रदेश का कबाल टाउन माना जाता है, और यहाँ पे बहुत सीनियर पुलिस अफसर की नियुक्ति होती। तो लेकिन अपेक्षाकृत जूनियर होते हुए भी उन्होंने ये बताने के लिए हमने प्राइज पोस्टिंग दी हुई है विजय रमन को, उनके काम के बदले रायपुर का सीधा एसएसपी बना दिया। और फिर इसको उनके विजय रमन के डकैतों की शर्त पर तबादले को लेकर विधानसभा में भी ये मुद्दा पूछा, तो अर्जुन सिंह ने अपने बचाव में यही कहा कि अगर मैं डकैतों के कहने से हटाता तो मैं उनको जो है किसी बुरी जगह पर भेज देता। मैंने तो उनकी तरक्की चाहिए, और मैंने भी उनके गुण पहचाने
अगर विपक्ष के नेता कह रहे तो मैं भी उनके गुणों का कायल हूँ, इसलिए मैंने जो है उनको रायपुर भेजा है। रायपुर में भी उनके विजय रमन के अलग तरह के एक किस्से रहे, और फिर मतलब उसके बाद में वो केंद्रीय नियुक्ति पे भाई बीएसएफ में काम किया, जहाँ बीएसएफ में काम करते हुए उन्होंने जो है गाजी बाबा जैसे दुर्दांत डकैत का कश्मीर में रह के सफाया किया, वो भी उनके उसका श्रेय भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और तमाम नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी उन्होंने भाग लिया, तमाम सारे किस्से जुड़े हुए हैं। लेकिन चंबल का वो जो किस्सा याद आता है हम लोगों को, वो हम लोग नए थे अपेक्षाकृत, तो हम लोगों से वो बड़ी अच्छी दोस्ती रखते थे, और शाम को हम लोगों को बिठाते थे और कुछ क्लू देते थे। उनके क्लू के आधार पर जो हमने खबरें लिखी, उस समय क्राइम फ्रंट पर पूरे देश का जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा चर्चित मामले होते थे वो चंबल के डकैतों के ही होते थे। तो उन्होंने उस समय क्लू दिए, और वही संवाद परिक्रमा जैसी फीचर एजेंसी जो देश में हिंदी में सबसे ज़्यादा हिंदी अखबारों में छपने वाली फीचर एजेंसी थी, उसके लिए वो मैंने स्टोरी लिखी, और वो बड़ी प्रमुखता से सारे देश में प्रकाशित हुई। मुझे याद है कि एक स्टोरी जिस पर मुझे बड़ी ख्याति मिली, और जो वो स्टोरी भी एक मलखान सिंह और बाद में फूलन देवी के समर्पण का एक कारण साबित हुई। वो स्टोरी इस बारे में मुझे उन्होंने क्लू दिया कि मैं इस बात की छानबीन करा रहा हूँ कि ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन ये मलखान सिंह को और कुछ और डकैतों को कैसे मिल गई, जब ये प्रोहिबिटेड वोर है, जनता के बीच में इनकी बिक्री होती नहीं है, और ये केवल आर्मी को उपलब्ध है ये वेपन, हम पुलिस को भी नहीं है, तो ये वेपन कैसे आ रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भगोड़े फौजियों तक पहुँचा हूँ, वो फौजी तस्करी करके इन वेपन को लेके आ रहे और डकैतों को दे रहे, जो पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत सिद्ध हो रहा है। उन वेपन की वजह से ही पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं डकैत। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ठोस सबूत जुटा लूँ और ऐसे लोगों पर हाथ डालूँ। इसमें कुछ असलहे व्यापारी भी शामिल हैं, और बाद में मैंने उनका क्लू लेके अपने तरीके से उसकी खोज की। एक बहुत बड़ी स्टोरी तैयार हुई, वो ट्रिब्यून जैसे अखबार में भी छपी, और देश के बड़े नामी ग्रामी सब के सब अखबार में छपी, और उसके बाद में उसकी सेंट्रल इंटेलिजेंस तक ने उसकी उस समय की जांच कराई, और उन जांचों के बाद का नतीजा ये हुआ कि कम से कम भिंड, इटावा और कानपुर महानगर की में 8-9 बंदूकी दुकानों के लाइसेंस निरस्त हुए। वो जो डकैतों से साठगांठ करने वाले लाइसेंस विक्रेता थे वो जेल भेजे गए। डकैतों का मनोबल इससे भी काफ़ी जो है टूटा, और ये भी डकैतों के समर्पण की एक बड़ी वजह जो 1982 से लेके और 83 तक चंबल के इलाकों के डकैतों का लगातार जो सिलसिलावार समर्पण हुआ, जिसमें लोगों को मलखान सिंह और फूलन देवी के समर्पण की याद है। वो मेरी स्टोरी भी उस की एक वजह थी, और उस स्टोरी के पीछे विजय रमन थे। तो आज जब विजय रमन नहीं रहे, तो उन जैसे पुलिस अफसर की याद मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है, मुझे याद आ रही है उनकी, और मैं उनको बहुत ही अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो अपने पीछे पूरे पुलिस तंत्र के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रेरणा का काम छोड़ गए हैं, एक प्रेरणा छोड़ गए हैं, और उनसे प्रेरित होकर जो भविष्य में आने वाले पुलिस अफसर हैं वो भी उन पर आगे उनके रास्ते पर आगे बढ़ते हुए शांति व्यवस्था के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। फिर से उनको एक बार श्रद्धांजलि, और आप सभी को जय हिंद, जय भारत।